So yes people, how are you all? Again welcome you all to this beautiful revision session that is your CMA final corporate and economic law. चलो यारो, ध्यान देना, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज योर अकाउंट्स ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 128 से लेकर सेक्शन नंबर 139। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। ये जो हम लोग सेशन कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, आपके सिलेबस ओरिएंटेड है, स्पेसिफिक है। क्योंकि देखो सेक्शन नंबर 129 से लेकर 128 से लेकर 139 की बात करोगे ना, इसमें कितने सारे ऐसे सेक्शन जो सीएमए फाइनल के सिलेबस में है ही नहीं। मतलब सर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको सेक्शन नंबर 130 आपके सिलेबस में है ही नहीं। सर सेक्शन नंबर 131 आपके सिलेबस में, सॉरी 131 आपके सिलेबस में नहीं है। सेक्शन नंबर 132 आपके सिलेबस में नहीं है। सेक्शन नंबर 132 के बाद में अगेन अब कुछ टॉपिक इन्होंने सीएमए इंटर से उठाकर कहाँ पर डाल दिए, आपके सीएमए फाइनल के लेवल पर। एग्जाम्पल सर, सेक्शन नंबर 118 मिनट्स, सेक्शन नंबर 119। अगर आप थोड़ा सा आपका मॉड्यूल चेक करोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि सीएमए के अंदर जो कंटेंट है वो कंपेयर टू अलग है। और मेजॉरिटी जगह पर क्या होता है कि जो सीए के क्लासेस है उसी को मर्ज कर देते हैं सीएमए फाइनल के क्लासेस के साथ में, बोलते देख लो अरे तुम लोग ऐसे ऐसे जगह पर एनर्जी डाल रहे हो जो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। तो बेटर क्या है, हम लोग फोकस करेंगे कि जो हमारे सिलेबस में उसको बहुत अच्छे से कर दें, रादर देन जो नहीं है उधर थोड़ा भी एनर्जी डालने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आया गाइस? गुड टू गो? जल्दी बताओ यस और नो। तो सर आज हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सारे के सारे नोट्स आपके बन चुके हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से गाइस मैंने आपके नोट्स बनाए हुए हैं। मतलब बहुत 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 ज़्यादा एफर्ट्स लगे इन वाली नोट्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीएमए के अंदर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। सबसे पहला आप देखो, सेक्शन नंबर 128 बुक्स ऑफ अकाउंट से लेके जो प्रोविजन है वो आपको लिखने को बोले, 6 प्रोविजन जो आपको लिखना पड़ेगा। फाइनेंशियल सेक्शन स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 129 के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन सेक्शन नंबर 129 के ऊपर क्वेश्चन है। इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट कैसे डिफरेंट होता है, ये क्वेश्चन जनरली सीए के अंदर नहीं आएंगे, आपको सीएस के अंदर नहीं आएंगे, ये आ रहा है सीएमए के अंदर। सर इंटरनल ऑडिट के ऊपर नोट लिखने को बोला है। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन नंबर 133। इसके अलावा डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू क्या अकाउंट, आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको कहाँ पे रखने पड़ते हैं, प्लेसिंग इन एजीएम उसके लेके। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट पर क्वेश्चन है, और उसी तरीके से आपको और क्वेश्चन आया गया यहाँ पर। ठीक है, चलो फाइनेंशियल ईयर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब मैंने ये आपके पीडीएफ कहाँ पे देना है, हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरा का पूरा पीडीएफ अवेलेबल है। क्या आप रेडी हो? जल्दी बताओ, क्या आप रेडी हो? बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इजी तरीके से मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा आपके। शुरू करते रहो। चलो सबसे पहला सेक्शन सर हमारे सामने आता है सेक्शन नंबर 128। देखो क्या होता है, मैं आपको एकदम बेसिक आइडिया बताता हूँ कि कंपनी जो है, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर जो है वो लाखों है। अब सारे के सारे शेयर होल्डर डे टू डे अफेयर्स में इंटर नहीं हो सकते, इसलिए इन्होंने अपॉइंट कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि तुम हमारे बिहाफ में कंपनी को मैनेज करो। अब देखो एक काम है, पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। यहाँ पर क्या होता है, जनरली जो ओनर है वही लोग काय के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर है। तो इसलिए ओनर खुद ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है ना। अरे बोलो है ना, तो उसको कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट किसके हाथ में? सर मैनेजमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। और ओनरशिप किसके हाथ में? ओनरशिप है बच्चों शेयर होल्डर के हाथ में। और क्योंकि मैनेजमेंट ओनरशिप अलग अलग लोगों के हाथ में, डोंट यू थिंक बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा कुछ चुनिंदा हाथों में है। बहुत सारे मतलब शेयर होल्डर का बहुत सारा पैसा किसके हाथ में? कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। तो डोंट यू थिंक इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने चाहिए? दैट इज योर सेक्शन नंबर 128। सर बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है, एकदम लॉजिकली समझो। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आता है, मनी आवत जावत, मतलब अगर ऐसा बुक्स है जहाँ पर आपका कितना पैसा आया कितना पैसा गया ये लिखा हुआ है। सर सेल परचेस का जो हमारा बुक्स होगा ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अलावा सर एसेट लाइबिलिटी का बुक्स, आई एम नॉट सेइंग एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, एसेट लाइबिलिटी का जो बुक्स हो गया। या फिर अगर आपकी सेक्शन कंपनी को कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने सेक्शन नंबर 128 के 148 के हिसाब से, तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आ जाता है, रिसिप्ट ऑफ मनी, अरे बोलो मेरे साथ में, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर, सेल परचेस, एसेट लाइबिलिटी एंड कॉस्ट रिकॉर्ड, ये हो गए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट।
सर अब सिंपल सा क्वेश्चन, ये बुक्स ऑफ अकाउंट किसको मेंटेन करने हैं? एवरी कंपनी। कब मेंटेन करनी है? एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर एक कंपनी को हर एक फाइनेंस हो, अ कंपनी शैल प्रिपेयर एवरी फाइनेंशियल ईयर अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, रिलीवेंट बुक्स एंड पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सेक्शन 128 जो है ना, वो बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने की बोलता है, लेकिन एक्सप्लेन सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट को करता है। ठीक है। अब सर बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे होने चाहिए गाइस? बुक्स ऑफ अकाउंट तुम्हारे ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए, एक्रूअल बेसिस पर होना चाहिए, कैश बेसिस पर नहीं होना चाहिए, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, एवरी डेबिट हैज क्रेडिट। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम जो पास करते हैं ना, वो नहीं करना है, डबल एंट्री सिस्टम हमें करना है। और हर एक ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चाहे वो आपके कंपनी के हो, चाहे वो आपके ब्रांच के हो, जो भी आपने एंट्री पास किया वो एक्सप्लेन भी करते आने चाहिए। गाइस समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो। और सर अब सोचो, हमारे साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हमारे सामने HDFC बैंक है, हमारे सामने मैकडोनल्ड्स है। डोंट यू थिंक गाइस, डोंट यू थिंक इनके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं? और क्या ये ऐसा पॉसिबल है इनके सारे ब्रांचेस के बुक एक ही जगह पे मेंटेन करें? नहीं। तो बोलते सुनो, आप आपके बुक जो किससे रिलेटेड है, ब्रांच से रिलेटेड है, आप अपने ब्रांच पर ही रिकॉर्ड करो। हाँ, उसका एक पीरियोडिकल समरी रिटर्न कहाँ पर भेज दो? रजिस्टर ऑफिस पर भेजो। सर पीरियोडिकल मतलब कितने समय के अंदर? तो देखो, अगर ब्रांच इंडिया के अंदर है तो पीरियोडिकल का मतलब डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर ब्रांच इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, तो क्वार्टरली बेसिस पर आपको अपने समरी रिटर्न कहाँ पर भेजने पड़ेंगे? इंडिया के अंदर भेजने पड़ेंगे। गाइस जल्दी बताओ। तो एवरी कंपनी एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और ब्रांच के बुक तो ब्रांच पर ही रख देना। सर कंपनी के बुक कहाँ पर रखूँ? रजिस्टर ऑफिस पर रखना। सर सुनो ना, मेरे को गोवा में रखने की इच्छा है, गोवा में चलेगा क्या? बोले देख, अगर इंडिया में किसी भी अदर प्लेस पे रखना होगा ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंसेंट लगेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर कंसेंट दे दिया, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दिया, ये बात तू किसको बता दे? ROC को बता दे, इन फॉर्म नंबर AOC 5। कितने दिन के अंदर गए? 7 डेज के अंदर गए। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है। और सर बुक्स कितने साल के लिए मेंटेन करने? तो वैसे तो आपको 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के करने पड़ेंगे। सर कंपनी को बनकर ही 4 साल हुए, तो ऑल फाइनेंशियल ईयर के। और सर अगर याद करो, मैंने आपको इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पर अगर CG डायरेक्ट कर रहा है ना, आपकी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और CG ने बोला आपके बुक ज़्यादा साल के लिए मेंटेन करो, तो आपको ज़्यादा साल के लिए भी बुक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। क्या जल्दी बताओ, क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? यस और नो? अब सर बुक्स कैसे मेंटेन करें, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली? बेटा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, इलेक्ट्रॉनिकली आप बुक मेंटेन कर सकते हो, जो ऑलवेज एक्सेसिबल इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक्सेस नहीं मिलेगा, चाइना जाके एक्सेस मिलेगा, लंदन में जाके एक्सेस मिलेगा, थाईलैंड में मिलेगा, रशिया में मिलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा हूँ गाइस मैं। ठीक है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2023 के अंदर आपके इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर 2 फीचर होने चाहिए। वन इज एडिट लॉग, अनदर वन इज ऑडिट ट्रेल। सर ये एडिट लॉग ऑडिट ट्रेल क्या होता है? एकदम लॉजिकली समझते हैं इस बात को, ध्यान देना। क्या होता है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे रेड गिरी है, और हम लोगों को इनकम टैक्स वालों का नोटिस आया, हम लोग एक दिन पहले बैठकर सारे अकाउंट को हेरा फेरी कर देते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो पहले हो जाता था, आज के डेट में क्या बोल दिया कि उसके अंदर ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि अगर तुमने कुछ भी एडिट किया तो वो डेट दिखना चाहिए कि किस दिन वो एडिट हुआ है। वो ऑडिट ट्रेल क्रिएट होना चाहिए, कौन से दिन कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है। समझ में आ रहा है गाइस? और ये फंक्शन जो है कभी भी डिसेबल कर मत रखना, ऐसा वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पर रिटेन करेंगे? जैसे वो ओरिजिनली रिसीव हुए थे उसी फॉर्मेट में, अनअल्टर जनरेटेड फॉर्मेट में। ब्रांच के बुक भी कैसे होने चाहिए? अनअल्टर्ड होने चाहिए गाइस, लिजिबल फॉर्म में होना चाहिए। तुमने बाइनरी कोड में लिखा हुआ है, नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप बुक्स ऑफ अकाउंट को स्टोर करो, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली रिट्राइव करो, पेनड्राइव वगैरह में ले सकते हो, उसको डिस्प्ले कर सकते हो, देख सकते हो, उसको प्रिंट आउट कर सकते हो। आपको इसका डेली बेसिस पर बैकअप लेकर रहना पड़ेगा, एक सर्वर जो कहाँ पर लोकेटेड है? फिजिकली इन इंडिया, है ना? नहीं तो बाहर कुछ हो गया और अपने को सर्वर डेटा नहीं मिल रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल। और जब तुम एनुअल फाइलिंग करते हो हर साल, उस समय में तुमको अपने सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड, कहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली डेटा सेव कर रहे हैं आपके, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। क्या समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जहाँ से भर के क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को कौन इंस्पेक्शन कर सकता है? देखो, इंस्पेक्शन इंक्वायरी चैप्टर पढ़ा था ना हमने, CG कर सकता है, CG किसी को एथोराइज कर सकता है, ROC कर सकता है, याद आ रहा है क्या? इसके अलावा
अगर आपकी कंपनी इंडिया के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, तो एनी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, बिजनेस आवर्स में करना पड़ेगा, और वो आपके ब्रांच के भी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया, डोंट यू थिंक वो क्वार्टरली समराइज रिटर्न भेजेगी इंडिया के अंदर, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सर सुनो ना, मेरी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, उसने क्वार्टरली समराइज, पीरियोडिकली क्वार्टरली समराइज रिटर्न हमारे कंपनी को भेजा। अब जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने भेजा कि फॉर एग्जांपल हम एक फॉरेन के अंदर एक लैंड परचेस कर रहे हैं, अभी जो लैंड तुम लोग परचेस कर रहे हो, डायरेक्टर बोलता है मेरे को इसकी और ज़्यादा डिटेल चाहिए। कैसे पता करेगा? क्योंकि तुमने तो समरी रिटर्न भेजा और मेरे को डिटेल चाहिए। तो बोलते हैं अगर आपको फॉरेन ब्रांच की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो पीरियोडिकली समराइज रिटर्न में नहीं आई है और जो किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो डायरेक्टर आपको पर्सनली, ना कि एजेंट के थ्रू, आपको पर्सनली क्या करना पड़ेगा, पर्सनली आपको, नॉट थ्रू एजेंट, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनी को इन राइटिंग, और कंपनी अगले 15 दिन में वो इन्फॉर्मेशन जो फॉरेन के ब्रांच की है, जो तुम्हारे समराइज रिटर्न में नहीं आई है, वो आपको अवेलेबल करवा के देंगी। और सर क्या हम हमारे सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं? डायरेक्टली नहीं, आप आपके सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते। याद रखना, इस तरीके से ही पढ़ो। बच्चा बोलता है हाँ अगर बोर्ड रिजोल्यूशन ने अप्रूव किया तो, नहीं, पहले बोलो नहीं। अगर करना होगा तो होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको बोर्ड रिजोल्यूशन कर कर अप्रूव करना चाहिए। और सर कौन कर सकता है? बोर्ड भी कर सकता है, एनी अदर पर्सन। सर एक क्वेश्चन बच्चों के मन में, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंबर चेक कर सकता है? आंसर इज नो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंबर चेक नहीं कर सकता। हाँ, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथोराइज किया गया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट कौन चेक कर सकता है? गाइज आपका मेंबर चेक कर सकता है। जल्दी बताओ, क्या आपको ये सारे प्रावधान समझ में आए? सर अब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जिम्मेदारी है किसकी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है ना, वो कंपनी के जो डायरेक्टर है उनकी जिम्मेदारी है। सर कंपनी का जो डायरेक्टर वो साइंस बैकग्राउंड से, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट का घंटा नॉलेज नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग मान के चलते, इसलिए तो वो क्या अपॉइंट करते हैं। आप देखो अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं ना, वैसे एमडी होल टाइम डायरेक्टर, अगर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस है, अगर आपको फाइनेंस का काम दिया, आप कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हो, डे टू डे ऑपरेशन में हो, सीएफओ तेरा तो काम है, और एनी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथोराइज किया है। और सर अगर नहीं किया तो बट आपको फाइन लग जाएगा, कितने, 50 पेनल्टी लगेगा, 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का, एनी सिंगल प्रॉब्लम। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को पूरा एक बार रिवाइज कर लेते। देखो मैंने एकदम लॉजिकली बताया व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट, हर साल मेंटेन करना है, किस मैनर में मेंटेन करना है, ब्रांच की भी मेंटेन करना है ब्रांच पे, लेकिन रिटर्न कहाँ पे भेजना है? इंडिया में, रजिस्टर ऑफिस या एनी अदर प्लेस के केस में 7 दिन में किसको बताओ, आरओसी को, कितने साल के लिए मेंटेन करना है, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना है। इसके अलावा इंस्पेक्शन से लेके कंपनी के तो कर ही सकते हो, सबसे के लिए आपको बोर्ड रिजोल्यूशन का अप्रूवल लगेगा, ब्रांचेस के करने तो कर सकते हो, ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया है, और समराइज रिटर्न के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा राइटिंग में पर्सनली, ना कि किसी एजेंट के थ्रू। और यहाँ पर क्या बोला हुआ है, कौन कौन व्यक्ति लायबल है? तो एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर जिसको फाइनेंस का काम दिया हुआ है, सीएफओ तो नाम में फाइनेंस है, और एनी अदर पर्सन जिसको हमने अथोराइज किया, मतलब अकाउंटेंट, आउटसाइड अकाउंटेंट। और अगर नहीं किया तो 50 से लेके 5 लाख तक के लग गए। क्या पेनल्टी बेटा, आ जाओ। इसके अलावा हम आते हैं सेक्शन नंबर 129। क्योंकि अब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो चुके हैं, हाँ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट का बेस कंसीडर करके हम लोग बनाएंगे हमारे कंपनी के क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? तो बेटा बैलेंस शीट एज ऑन डेट, मतलब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल के लिए बनते हैं ना। सर नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक इक्विटी में क्या चेंजेस है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 कंपनी को एग्जम्प्टेड है, किसको? स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, ओपीसी और स्टार्टअप कंपनी। आपको सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बड़ा सिंपल है, जब भी एफएस बनाओगे कैसे बनाओगे, बताओ कहाँ पर फॉर्मेट दिया है कंपनी एक्ट में, किस शेड्यूल में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में तो सीएसआर एक्टिविटी है, 3 के अंदर, किसके अंदर, 3 के अंदर। तो बोले एज पर शेड्यूल 3 क्या होना चाहिए, आपका फॉर्मेट होना चाहिए। और सर जब मैं अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, क्या मैंने किसी को फॉलो करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ढोक लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, और ये भी ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए आपकी कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का। अब क्वेश्चन ये आया सर मैंने अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो, इफ़ आई नॉट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो 3 बातें बता दो, क्या
क्या डेविएशन है, मतलब तुमने क्या नहीं फॉलो किया, क्या रीज़न है, मतलब तुमने क्यों फॉलो नहीं किया, और क्या इसका इम्पैक्ट है, मतलब इसके चलते हमारी कंपनी के कितने लग गए, मतलब क्या फाइनेंशियल इफेक्ट. सो डेविएशन, रीज़न एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ इफ़ यू डू नॉट फॉलो व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कंपलसरी नहीं है, लेकिन देखो फॉलो करना कंपलसरी नहीं, लेकिन नहीं फॉलो किया तो ये बातें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है सर. सुनो ना, आपने बोला शेड्यूल 3, एग्री? हाँ एग्री. सर मेरी कंपनी HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड है. कौन सी है? HDFC बैंक लिमिटेड. हाँ सर, मैं तो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हूँ. हाँ, लेकिन जैसे मैं कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई थी, उसके बाद में मैंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर RBI के पास से क्या ले लिया, लाइसेंस. और जैसे ही मैंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ा, वहाँ पर शेड्यूल 3 नहीं, वहाँ का बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग है. सर मैं क्या करूँ? मैं कंपनी एक्ट का फॉर्मेट फॉलो करूँ या मैं बैंकिंग रेगुलेशन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, दोनों? नहीं. यहाँ पे बोला है कि कुछ ऐसी कंपनी है जिनको एग्जम्पशन दिया हुआ है, आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, फिर भी माना जाएगा कि आपने जैसे क्या शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फॉलो किया. कब? अगर आप इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, या फिर ऐसी कंपनी जो किससे गवर्न हो रही है, किसी स्पेशल लॉ से गवर्न हो रही है. अगर आप इन कैटेगरी में आते हो, इन दैट केस आपको क्या फॉलो नहीं करना पड़ेगा, शेड्यूल 3. एक एग्जांपल देता हूँ मैं. गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन में, उनको शेड्यूल 3 अलग से फॉलो करना नहीं पड़ता, उनका अपना लॉ है. बैंकिंग कंपनी का अपना लॉ है, इंश्योरेंस का अपना लॉ है ना. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 अपना लॉ है. तो इन लोगों को शेड्यूल 3 फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. याद करो मैंने क्या क्या बताया. पहले तो FS क्या होता है, फिर 3 चीज़ें, फिर ट्रू एंड फेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3. अगर AS फॉलो नहीं किया तो 3 बातें बताओ, और किसको शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करना है. सर मैंने मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, क्या मेरी जिम्मेदारियां खत्म? नहीं. क्या आपके बच्चे हैं? मतलब क्या आपके बच्चे हैं? नहीं. मतलब अरे क्या आपकी सब्सिडरी कंपनी है? क्या आपके एसोसिएट कंपनी है? क्या जॉइंट वेंचर है? हाँ है ना, है ना. तो बेटा आपका काम FS बनाने से नहीं होगा, आपको CFS भी बनाना पड़ेगा. CFS मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड, तो आपको अपने FS के साथ में क्या अटैच करना है, CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सर ये क्या होता है? मतलब एक होती है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट FS, और एक होती है कंसोलिडेटेड, मेरी और मेरे बच्चों की इनकम टोटल मिलाकर कितनी हो गई, हमारी टोटल एसेट कितनी हो गई, हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, मिलकर देख रहे हो. और एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में. इनकम टैक्स वाला कैसे देखता है? देखो जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आप कैसे बताते हो, इंडिविजुअल का. लेकिन जब तुम्हारे घर की नेटवर्थ निकलती है तो तुम सब लोगों को कंसिडर करते हो ना. एग्जैक्टली दैट वे. अब एप्लीकेशन, कंपनी, अच्छा एप्लीकेबल इफ द कंपनी हैज सब्सिडरी और इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, और आपकी सबसे क्या है ये सब्सिडी, यहाँ पे बोला इंक्लूड एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर कंपनी. ठीक है. और जो जो रूल कंपनी एक्ट के क्या है एप्लीकेबल है FS के लिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, फिर उसको AGM में अडॉप्ट करो, वो सारी बातें कहाँ पर एप्लीकेबल है, CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी एप्लीकेबल है. ठीक है. अब सर सुनो ना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, किस कंपनी को CFS बनाने की जरूरत नहीं, भले ही उसकी सब्सिडी होगी. तो ये देखो, अगर आप क्या हो, सुनो, अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, और या फिर इवन यू आर नॉट इंटेंट टू गेट लिस्टेड, नो इंटेंशन टू गेट लिस्टेड, ना ही लिस्टेड हो, ना ही मतलब अनलिस्टेड हो, ना इंटेंशन है लिस्ट होने के. ठीक है. भले अनलिस्टेड हो लेकिन लिस्ट होने वाली हो, नहीं इंटेंशन भी नहीं है, और आप हो किसी की सब्सिडरी. क्या हो? किसी की सब्सिडरी. मतलब आपकी कौन है बेटा? आपकी होल्डिंग कंपनी भी है. समझ में आ रहा है क्या? अब मान के चलो होल्डिंग कंपनी ने आपके 70% शेयर ले लिए. ठीक है. अब ये है S लिमिटेड, ये है S लिमिटेड, और ये है S2 लिमिटेड. सीन क्या है, जो मैं बात कर रहा हूँ, किसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना है. अगर आप S लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी हो, आप किसी की सब्सिडरी हो, और जो आपकी होल्डिंग कंपनी है, जो आपकी होल्डिंग कंपनी है 70% शेयर लिए, राइट. इसके अलावा जो अदर कंपनी के मेंबर है ना, मतलब 30%, अगर इन्होंने आपको NOC दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रॉम अगर आप क्या नहीं बनाते हो, CFS नहीं बना रहे हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. और जो तुम्हारी होल्डिंग कंपनी है, इसने अपना CFS बनाया. जब इसने CFS बनाया होगा, डोंट यू थिंक पहले इसने S लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाई, हाँ, फिर इसने CFS बनाया तो इसके अंदर S लिमिटेड भी आ गया और S2 लिमिटेड भी आ गया ना. हाँ,
तो इसके बैलेंस शीट के अंदर ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है, तो इसने CFS बना के किसको फाइल कर दिया, ROC को। मतलब सर सुनो, सबसी एक सब्सिडरी कंपनी है जो अनलिस्टेड है, अगर उसके होल्डिंग के अलावा जो भी मेंबर है वो NOC दे दे और होल्डिंग कंपनी CFS बनाकर किसको फाइल कर दे, ROC को बना के, तो ऐसी सब्सिडी को CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या समझ में आया? ऐसी सब्सिडी को CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर ठीक है सर, CFS कौन मतलब ये अकाउंट्स कौन बनाएंगे सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएंगे? बेटा फाइनेंशियल बनाने की सेम जिम्मेदारी MD, होल टाइम डायरेक्टर इन फाइनेंस, CFO, एनी अदर पर्सन। अगर तुमने इसमें से किसी को भी नहीं है, मतलब तुम्हारी कंपनी में MD नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं, सर कंपनी में WTD नहीं, बेटा हर एक कंपनी में WTD नहीं होता है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होता है, CFO हर कंपनी में नहीं होता है, और एनी अदर पर्सन को तुमने अथोराइज भी नहीं किया, इन दैट केस सारे के सारे डायरेक्टर के लगेंगे। मतलब क्या, ऑल डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, ऑल डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। और सर यहाँ पर फाइन पेनल्टी कितना है? बेटा फाइन तो सेम है, 50 से लेके 5, लेकिन 1 साल तक की सजा हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया, वो डायरेक्टर की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आपको शेयर होल्डर के पास ले जाने पड़ते हैं, और जब AGM आ रही है आपके पास ले जाने के लिए, शेयर होल्डर के पास क्या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं है, ऐसे कैसे आपको छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट सर, सेक्शन 133 बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखो कंपनी क्या कर रही है, 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, 129 के अंदर कंपनी ने क्या बना दिया गया, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए। इसके अलावा कंपनी क्या फॉलो करेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लिखे कहाँ पर, 133 के अंदर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे, तो बोलते देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन देगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में रिकमेंडेशन देगी। और जैसे उसने रिकमेंडेशन दिया, CG आप चाहो तो नोटिफाई कर दो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, लेकिन आप नोटिफाई करोगे उसके पहले आप किसके साथ में कंसल्ट करोगे, आप कंसल्ट करोगे NFRA। सर NFRA क्या है, CMA फाइनल के अंदर, बेटा CMA फाइनल के अंदर NFRA सेक्शन नंबर 132 आपके इस वाले पेपर के अंदर डिस्कस नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलो विश्वास नहीं होता है तो जाके चेक कर लो, जाके चेक कर लो। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 134, सेक्शन नंबर 134, ठीक है 134 क्या बोलता है, सुनो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दैट इज साइनिंग ऑफ। अब तुमने देखो बोर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया 128 के अंदर, फिर तुमने क्या बना दिया गाइस, फिर तुम लोगों ने बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट 128 के अंदर। ठीक है, अब जैसे और इसके लिए आपने कंप्लाई किस सेक्शन का किया, सेक्शन नंबर 133, मतलब तुमने कंप्लाई किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अब जैसे तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाई किया, क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर रेडी हो गए? हाँ। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेगा। तो इसको जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया, बेटा क्या मानो 15 डायरेक्टर, तो क्या 15 डायरेक्टर इसको साइन करेंगे? नहीं, तो कितने, अब इसको साइन करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, साइन करेंगे, और साइन करेंगे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। सर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब कौन, देखो अगर कंपनी में चेयरमैन है और अगर उसको बोर्ड ने अथोराइज किया, दो कंडीशन है, इफ देयर इज अ चेयरमैन एंड इफ इट इज अथोराइज्ड बाय द बोर्ड तो चेयरमैन। सर इफ देयर इज अ चेयरमैन बट नॉट अथोराइज्ड बाय बोर्ड, बेटा फिर जरूरत नहीं है। इफ देयर इज अ चेयरमैन अथोराइज्ड बाय बोर्ड देन चेयरमैन, इफ देयर इज अ चेयरमैन बट नॉट अथोराइज्ड बाय बोर्ड, तो फिर नीचे आ जाओ, कम से कम 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर। कम से कम 2 डायरेक्टर जिसमें से एक क्या होना चाहिए, MD। और सर सुनो ना, MD नहीं है तो कोई भी 2 डायरेक्टर, कोई भी 2 डायरेक्टर। तो चेयरमैन तो तभी करेगा जब बोर्ड ने अथोराइज किया, अगर चेयरमैन को बोर्ड ने अथोराइज नहीं किया तो 2 डायरेक्टर जिसमें से एक होना चाहिए MD। और सर 3C लोग भी साइन करेंगे। 3C मतलब सर 3C मतलब 3C मतलब CEO CFO CS, CEO CFO CS। और इसके अलावा अगर 1 पर्सन कंपनी है, एक डायरेक्टर साइन करेगा। अब जैसे ही तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, तुम किसको दोगे, ऑडिटर को। ऑडिटर बनाएगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट और वो काय को अटैच करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जैसे ही उसने ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को दी, बेटा कंपनी बनाती है अपनी बोर्ड रिपोर्ट। और सर बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करेगा, इंपॉर्टेंट है, आप कनेक्ट करके पढ़ना इन चीज़ को। सर बोर्ड रिपोर्ट के लिए चेयरमैन इफ अथोराइज्ड बाय बोर्ड, पहला पॉइंट तो सेम है, इफ नॉट 2 डायरेक्टर 1 शैल बी MD। लेकिन याद करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर CS का साइन था। यहाँ पर 3C का साइन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये बोर्ड रिपोर्ट है, बोर्ड रिपोर्ट है, बोर्ड की रिपोर्ट है। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, अब उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देने वाले कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो साइन भी कौन करेंगे, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ना कि CEO CFO CS। और सर अगर मेरी कंपनी में 1 पर्सन कंपनी है तो बेटा सुनो, 1 पर्सन कंपनी में ऐसा है
कि इफ देयर इज वन डायरेक्टर देन वन डायरेक्टर विल साइन, एंड इफ देयर इज मोर देन वन डायरेक्टर मिनिमम टू डायरेक्टर विल साइन इन केस ऑफ ओपीसी। क्या फ़र्क है सुनो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो चाहे एक डायरेक्टर हो चाहे 10 डायरेक्टर हो, साइन तो एक ही डायरेक्टर करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, तो बोर्ड रिपोर्ट में अगर ओपीसी में एक डायरेक्टर तो एक ही डायरेक्टर साइन करेगा, एक से ज़्यादा डायरेक्टर है तो बेटा फिर ऐसे वाले केस में दो डायरेक्टर मिनिमम साइन करेंगे। अब बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या रहेंगे, क्योंकि जो कमेंट वमेंट दिए किसने, ऑडिटर ने, उसके ऊपर अपने एक्सप्लेनेशन रहेगा, कमेंट रहेगा ऑन क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन एडवर्स रिमार्क गिवन बाय द ऑडिटर। समझ में आया? सर बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट क्या है, ये पूरा एक लिस्ट है, मैंने इजी तरीके से यहाँ पे बना के दिया है। आपके सिलेबस में ऐसे इजी तरीके से नहीं है, आपको पूरा लिस्ट दिया है सीएमए कहाँ पे, तुम्हारे फाइनल के सिलेबस में। तो मैं आपको अपने लिस्ट से ही पढ़ाता हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में दिया है। देखो बोर्ड रिपोर्ट में क्या होता है, बोले बोर्ड रिपोर्ट आपके फाइनेंशियल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल बेसिस पे बनते हैं। इसके लिए क्या बोला है गाइस, आपको आपकी सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर एंड इट मस्ट इंक्लूड हाईलाइट्स, इसके अंदर हाईलाइट होने चाहिए तुम्हारे सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर के बारे में भी जनरल बेसिक आपको यहाँ पे बेसिक बताना है। बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट क्या है, तुम्हारे कंपनी का एनुअल रिटर्न रेडी हो गया होगा। मतलब कैसे होता है सुनो, जैसे ही कंपनी में एजीएम हुई ना, 30 डेज में तुमको फाइल करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिस दिन एजीएम हुई वहाँ से 60 डेज में तुमको फाइल करना पड़ता है एनुअल रिटर्न। तो आपका जो एनुअल रिटर्न है उसका एक्सट्रैक्ट और वेबसाइट लिंक अगर तुमने उसको कंपनी की वेबसाइट पे डाला है, कितने नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, क्योंकि देखो बोर्ड रिपोर्ट इज नॉट अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रादर देन क्वांटिटेटिव। तो नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कितनी हुई, इसके अलावा नंबर ऑफ जनरल मीटिंग कितने हुए हैं, अच्छा कौन से डायरेक्टर किस किस मीटिंग में प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है क्या। इसके अलावा डीआरएस डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है यहाँ से। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन जो आता है दैट आई एम इंडिपेंडेंट, वो तुम्हारी पॉलिसी ऑन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट रेमुनरेशन जो भी होगा, एनआरसी की पॉलिसी होती है नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी के। इसके अलावा कमेंट ऑफ बोर्ड क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क जो किसने दिया, ऑडिटर ने। सेक्शन 186 लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी बाय कंपनी, AOC 2 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के कॉम्प्रोमाइज कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसे है, प्रपोज ट्रांसफर, तुमने रिजर्व को ट्रांसफर किया नहीं किया, तुमने डिविडेंड दिया नहीं दिया, कोई मटेरियल चेंजेस तो नहीं हो गए फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में एजीएम के बीच में, क्या यहाँ पर कोई मटेरियल चेंजेस हो गए क्या, आप फॉरेन एक्सचेंज जो है कितना कमा रहे हो, अर्निंग कितना है, कितना आउट गो है, क्या आप कंजर्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है तुम्हारी, एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है कब, अगर तुम्हारी कंपनी लिस्टेड है या फिर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 25 करोड़ या उससे ज़्यादा, आपको अपने बोर्ड का एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि यार इतनी बड़ी कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया है शेयर होल्डर ने, क्या वो अप टू द मार्क है या नहीं है। इसके अलावा कुछ बातें रूल में लिखे, फाइनेंशियल समरी, चेंजेस इन द बिजनेस नेचर कुछ हुआ होगा तो, अपॉइंटमेंट अगर केएमपी का किया होगा तो, तुम्हारी चेंजेस हुई कि एसोसिएट सब्सिडरी कंपनी के अंदर, डिपॉजिट डिटेल्स, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स ऑनगोइंग कंसर्न बेसिस पे, एडुकेसी ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बोर्ड का ओपिनियन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। ठीक है, 1% कंपनी, आपका जो फॉर्मेट है वो अलग है। सो आपको सिर्फ ये जो क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन होता है ऑडिटर का उसके बारे में बात करना होता है। साइनिंग कौन करता है मैं बता दिया, और डीआरएस डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। पहला, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ है सही से, अगर कोई मटेरियल डिपार्चर हुआ है तो उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब अगर नहीं किया है तो उसका वो पढ़ा ना अपन ने, डेविएशन, रीजन और फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अकाउंटिंग पॉलिसी को आप कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो, और जो भी अगर आपने जजमेंट ली है तो वो एस्टिमेटेड रीजनेबल होने चाहिए, प्रूडेंट होने चाहिए। ऐसे ही नहीं मेरे मन में को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया, मतलब इन शॉर्ट कुछ भी नहीं करने का है। अगर कुछ चेंजेस किए तो बताओ क्यों ऐसे किए हुए। इसके अलावा गाइज एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्यों, क्योंकि टू सेफगार्ड द एसेट और प्रिवेंट द फ्रॉड। बेटा मार्च में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, ऑडिट एजीएम होती है गाइस आपकी सितंबर के अंदर, ऑडिटर आकर एक्चुअली काम करता है कब, अगस्त के अंदर, कौन सा, पिछले साल का, और उसको पता चला साला अप्रैल से तुम्हारे कंपनी के अंदर हर महीने में 3 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है। डोंट यू थिंक, या आप लकी भास्कर मूवी देख लो, वो पैसे निकालते जा रहा है। आप हर्षद मेहता का केस देख लो, वहाँ पर उसने कितना बड़ा लोन क्या ले लिया, SBI से ले लिया, किसी को खानो खान खबर नहीं गिरी। मतलब तुम बहुत ही बेकार हो तुम्हारे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर। तो ये प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन ये किसके लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए।
प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करो, कंप्लायंस ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉ का। दीज आर द थिंग दैट यू आर सपोज टू राइट इन द तुम्हारा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। जल्दी बताओ गाइस, सेक्शन नंबर 134 अच्छे से समझ में आया, यस और नो? अब कुछ लास्ट सेक्शन है, मतलब देखो सेक्शन नंबर 135 है CSR के बारे में, अलग चैप्टर में कवर किया, मैं अभी कवर कर लूँगा, लेकिन पहले जो तुम्हारे सिलेबस में दिया है ना उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेता हूँ, खत्म, ये चैप्टर होने में आ गया अगले 10 मिनट के अंदर। हाँ, फिर CSR विल टेक 5 मिनट, बेयर मिनिमम 5 to 10 मिनट। चलो, और बहुत लॉजिकली बताऊंगा क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट बहुत एवरेज रह चुका हूँ, तो मेरे को पता है यार एक बच्चे को पढ़ता है तो मुश्किल कहाँ पे आती है, और तुम देखो उसी के हिसाब से मेरे नोट्स होते हैं, ठीक है। चलो, अब सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको अपने एनुअल रिपोर्ट को सर्कुलेट करना पड़ेगा आपके मेंबर्स को, डिबेंचर ट्रस्टी को, एनी अदर पर्सन एंटाइटल। सर एनी अदर पर्सन मतलब कंपनी में ऑडिटर है, ऑडिटर, इसके अलावा सर हमारे कंपनी के अंदर मेंबर का डेथ हुआ तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सर इसके अलावा हमारे कंपनी में मान के चलो क्या हो गया, मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल असाइनी अगर इंडिविजुअल होगा, या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर कौन होगा, कंपनी क्या हो चुकी है, इंसॉल्वेंट हो चुकी है, वो जो आपकी मेंबर थी। इनको कम से कम 21 दिन पहले एनुअल रिपोर्ट भेजो। एनुअल रिपोर्ट मतलब FS, CFS, एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये भेज दो। अब तुम सोचो यार, इतने सारे डॉक्यूमेंट भेजने, सेक्शन 8 कंपनी को कितना दिन का टाइम दिया, 14 डेज, मतलब जो कंपनी जनरल मीटिंग का नोटिस भेजती है ना 21 क्लियर डेज, साथ में ही इसको अटैच कर देती है, लेकिन वहाँ पे क्लियर डे लिखा है, यहाँ पे क्लियर डे नहीं लिखा है। अब सर सुनो ना, क्या जनरल मीटिंग का नोटिस शॉर्टर ड्यूरेशन पे भी भेजा जा सकता है? हाँ, तो क्या ये एनुअल रिपोर्ट भी शॉर्ट नोटिस पे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले भेज सकते हैं? हाँ, डिपेंड करता है कि अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है या नहीं है। नहीं है तो 95% टोटल वोटिंग पावर वालों का कंसेंट ले लो, और सर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो फिर डुअल कंसेप्ट है, डुअल कंसेंट है, मेजॉरिटी नंबर होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। मान के चलो मेरे कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर हैं, तो 10,000 में से कम 5,000 एक शेयर होल्डर हाँ बोलने चाहिए, और ये जो हाँ बोल रहे हैं इनके पास मेरा कैपिटल है, मान के चलो कितने का, 1 करोड़ का कैपिटल है, तो इनके पास कम से कम कितना, 95 लाख का कैपिटल होना चाहिए। मतलब कम से कम हाँ बोलने वाले कितने, खोपड़ियाँ कितनी होनी चाहिए, मुंडे कितने होने चाहिए बेटा, 5,000 एक, और उनके पास कम से कम 95% कैपिटल। तो ये आपको 14 दिन पहले भी, मतलब शॉर्टर देन 21 डेज, शॉर्टर देन 14 डेज पहले भी आप भेज सकते हो। क्या समझ में आया? यस। अब सोचो यार, आपने लिस्टेड कंपनी के एनुअल रिपोर्ट देखी है, 400, 500, 1000 पेजेस की होती हैं। अगर ये इतने सारे पेजेस लाखों करोड़ों शेयर होल्डर को भेजना शुरू कर देंगे, डोंट यू थिंक इनके भी लग जाएंगे? तो ऐसे वाले केस में इन्होंने क्या बोला है कि आप एक काम करो, आप अपने डिटेल एनुअल रिपोर्ट मत भेजो, उसका समरी भेजो, उसका समरी भेजो AOC 4, और आपको इंडिया से एप्लीकेबल होगा तो AOC 3 है, मतलब स्टेटमेंट कंटेनिंग साइलेंट फीचर कि समरी भेजो एनुअल रिपोर्ट का। किसको? इन्हीं 3 लोगों को। बट सर एक खड़ूस आंटी है, वो बोलती मेरे को तो पूरा चाहिए। बेटा इसको पूरा देना पड़ेगा, जिसने अगर पूरा मंगा उसको पूरा देना पड़ेगा। क्या? अरे तुम्हारा एनुअल रिपोर्ट है ना। इसके अलावा सुनो सर, मैंने उनको समरी भेजा, बट ये जस्टिफाइबल है क्या कि जिनको पूरा रिपोर्ट भेजना चाहिए उनको समरी भेजा? नहीं, आपने उनको समरी भेजा है, आप उसके अलावा इनको क्या बोल रहे हो कि मैंने एवरेज रिटर्न तो आपको फाइल कर दिया है। जो मेन एनुअल रिपोर्ट है ये इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है आपके। ये कहाँ पर अवेलेबल है गाइस? 21 डेज बिफोर मीटिंग है ना, इंस्पेक्शन के लिए हमने हमारे रजिस्टर ऑफिस पर अवेलेबल करके रखे, आप कभी भी आओ देख के जाओ। इसके अलावा अगर नहीं आने का है तो हमने इसको कहाँ पर अपलोड कर दिया है? कंपनी के वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है। समझ में आ रहा है जैसा और नो? और सुनो ना, मेरे कंपनी की रशियन एक सब्सिडरी है, रशियन सब्सिडरी है, मतलब इंडिया के बाहर कोई सब्सिडरी है। तो ऐसे केस में क्या उनके भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने वेबसाइट पे अपलोड करने? आंसर इज यस। सर अगर वहाँ पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता तो अनऑडिटेड अपलोड कर दो। सर वो अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में, रशियन में है तो बेटा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? नो। और सर सुनो ना, अगर मैं मानो समरी रिटर्न भी भेजूँ, लेकिन सबको समरी रिटर्न भेजूंगा मैं, तो डोंट यू थिंक इसमें भी पैसा लगेगा? हाँ बेटा पैसा लगेगा, लेकिन इसके लिए भी आपको शॉर्टकट बता रहा, आपको बचा दिया। कैसे? बोले अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या आप इतनी बड़ी कंपनी हो कि आपका नेटवर्थ 1 करोड़ और आपका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, दोनों भी बातें, हाँ दोनों भी बातें, इन दैट केस अगर शेयर डीमैट में होगे तो इलेक्ट्रॉनिकली भेज दो,
डीमैट में नहीं है लेकिन सामने वाले ने ईमेल देके आईडी देके कंसेंट दे दिया मेरे को ईमेल से भेजो तो ईमेल, और सर अदर केस में फिजिकल। ये हो गया सेक्शन नंबर 136। क्या बोलता है सुनो, 21 डेज बिफोर आपको 3 लोगों को भेजना है एनुअल रिपोर्ट, शॉर्टर नोटिस पे भी भेज सकते हो। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी आप डिटेल वाले में भेज देना, आप तो समराइज भेज देना और बाकी के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल कर देना और अपने वेबसाइट पे डाल देना। अच्छा अपना ही नहीं, फॉरेन का भी, और जो भेजना है वो भी कैसे भेजना, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल। ख़त्म। क्या समझ में आया? 137 जिसके साथ में ऑलमोस्ट चैप्टर हो जाता है आपका क्या खत्म। बेटा आ जाओ, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने भेजे इसके बाद में क्या होगी सर, एजीएम, और एजीएम में क्या हो गया सर, एडॉप्ट हो गया। जैसे ही एडॉप्ट हो गया, एजीएम कंक्लूड होने के 30 दिन के बाद में इसको किसको फाइल कर दो, आरओसी को फाइल कर दो इन फॉर्म नंबर AOC4। और सर अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो बोले AOC4CFS। समझ में आ रहा है कि जैसा नो। और सर मेरे कंपनी को XBRL एप्लीकेबल है तो XBRL। अब किसको XBRL एप्लीकेबल है, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट ठीक है मैंने आपको दिया है फॉर रेफरेंस। अब सुनो ना सर, अगर अडॉप्ट कर दिया तो सही है, हम शेयर होल्डर के सामने गए और शेयर होल्डर ने ऐसे जूते चप्पल निकाल के मारे, अडॉप्ट ही नहीं किया फाइनेंशियल। बोले एक काम करो, इमीडिएटली 30 डेज में पहले अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एजीएम हुई, हाँ एजीएम हुई, अनएडॉप्टेड फाइल कर दो कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। और सर सुनो ना, इसके बाद में फिर से जनरल मीटिंग बुला के क्या करेंगे हम लोग, अडॉप्ट करेंगे, और अडॉप्ट करोगे तो उसको भी फाइल कर देना 30 डेज के अंदर। जो तुमने पहला अनएडॉप्टेड फाइल किया, आरओसी इसका रिकॉर्ड करेगा एज अ प्रोविजनल। मतलब सर सुनो, क्या आपके साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ सीएमए के अंदर, सर हमने एडमिशन लिया था पहले प्रोविजनल क्योंकि 12th में थे, मार्कशीट आई नहीं थी, हमने ग्रेजुएशन में थे डायरेक्ट एंट्री रूट वाले, प्रोविजनल एडमिशन लिया था, और जब हमारी एक्चुअल मार्कशीट आई तब हमने एक्चुअल एडमिशन लिया। ये समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया है। सेक्शन 138 क्या बोलता है गाइस, सुनो। और सर सुनो ना, अगर हमारी कंपनी में एजीएम नहीं हुई, इफ देयर इज नो एजीएम एट ऑल, तो 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। तुम्हारा एजीएम कैलकुलेशन का टाइम हम लोग इंटर लेवल पे पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 6 मंथ। अच्छा लास्ट एजीएम जो थी और ये जो एजीएम हो रही, इसका गैप जो है दैट शैल नॉट एक्सीड मोर देन हाउ मच, 15 मंथ। और एवरी ईयर मतलब जैन से लेके दिसंबर के बीच में, विच एवर इज अर्लियर, है ना, जो भी डेट आएगी दैट विल बी द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। अब ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस वहाँ से 30 डेज। बट जब तुम क्या करते हो, एजीएम ही नहीं हुई, आपको रीज़न बताना पड़ता है कि एजीएम क्यों नहीं हुई और फैक्ट कि एजीएम नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? रीज़न ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक बार एमसीक्यू टेस्ट किया था, ये समझ में आया? तो ये हो गया सेक्शन नंबर 137। 138 क्या बोलता है, इंटरनल ऑडिट। सर इंटरनल ऑडिट किसको एप्लीकेबल है, एकदम आराम से ध्यान देना, 25, 50, 100, 200, हर एक लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। जिस कंपनी के पास डिपॉजिट बोरो है कितने, 25 करोड़ या उससे ज़्यादा, या जिस कंपनी के अंदर क्या है गैस, जिस कंपनी के अंदर पेड अप शेयर कैपिटल है कितना, 50 करोड़ उससे ज़्यादा, या जिस कंपनी ने बोरोइंग किया है, बेटा बोरोइंग के केस में एक्सीडिंग है, नॉट इक्वल टू, एक्सीड है कितना, 100 करोड़ से ज़्यादा, या जिस कंपनी का क्या है गैस, टर्नओवर है 200 करोड़ उससे ज़्यादा। ऐसे पब्लिक कंपनी को भी क्या एप्लीकेबल हो, और इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। और सर प्राइवेट कंपनी में बेटा आपको DPBT मतलब डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरो एंड टर्नओवर में DP नहीं देखना है, सिर्फ BT देखना है। अगर BT आपकी है कितनी, मोर देन 100 करोड़ और मोर देन 200 करोड़, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है, CMA भी बन सकता है, एनी अदर प्रोफेशनल जिसको बोर्ड ने ऑथोराइज किया। वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है। तो इतना ही आपकी कंपनी में अकाउंट्स ऑफ कंपनी से रिलेटेड है। अब अगर आप देखो तो रजिस्टर और रिकॉर्ड की बातें मैं शुरू कर दी इन लोगों ने। इसके अलावा मिनट सेक्शन 188 के बारे में बात किया है, 118, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स 119। ये एंटर के टॉपिक है जो आपके फाइनल में डाले हुए हैं, ठीक है गाइज। आपको लगता है कि मैंने आपके लिए सच्ची में मेहनत कर रहा हूँ, है ना? तो यार तुम्हारा काम बनता है ना कि किसी को CMA फाइनल के लेक्चर चाहिए
अगर हम इतना कर रहे हैं, हम रेगुलर क्लासेस में क्वेश्चन आंसर भी लिख लिख के देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यार डू सजेस्ट, बहुत नॉमिनल सा फी है, अपना भी एंट्री पॉइंट है कोर्स के अंदर, और तुमको लगता है मैं तुम्हारे लिए लास्ट मोमेंट पे आके भी मेहनत कर रहा हूँ, तो लाइक तो बनता है, कमेंट तो बनता है, और दोस्तों को शेयर करना भी बनता है गाइस, ठीक है। चलो, रजिस्टर क्या है? कंपनी आपको डॉक्यूमेंट रजिस्टर, मिनट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना परमिटेड है, ठीक है। कुछ रजिस्टर स्टैट्यूटरी है, मतलब कंपलसरी मेंटेन करना है, कुछ ऑप्शनल है। जनरली कहाँ पर मेंटेन करते गए? तो बोलते रजिस्टर मस्ट बी केप्ट जनरली एट अ रजिस्टर ऑफिस पर या एनी अदर प्लेस इन इंडिया पे। अगर तुमको तुम्हारे एनुअल रिटर्न वगैरह रखना होगा ना, या रजिस्टर ऑफ मेंबर रखना है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर रखना है, तो बोलते वहाँ पर जहाँ पर तुम रख रहे हो ना, पहले तो एसआर पास करो, और वहाँ पर कम से कम तुम्हारे 10% क्या रहने चाहिए, मेंबर उस सिटी में रहने चाहिए। मतलब मान के चलो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से, सॉरी मेरा ये है रजिस्टर ऑफ मेंबर है, इसको मैं कहाँ पे रखूँ? रजिस्टर ऑफिस में रखूँ। सर मेरे को इसको गोवा में रखना है। अब गोवा में रखना है, क्या इंडिया के अंदर है? हाँ इंडिया के अंदर है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा क्या पास करना है? एसआर पास किया? नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, क्या गोवा में आपके 10% मेंबर रहते हैं? हाँ तो ही रख सकते हो, तो ही रख सकते हो। अब की रजिस्टर जो आपको कंपलसरी मेंटेन करने हैं, पहले तो रजिस्टर ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, डिपॉजिट का रजिस्टर, बायबैक का रजिस्टर, चार्जेस के रजिस्टर, इंडेक्स ऑफ मेंबर MGT1, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर, आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ये होता है BNE3 में, बैन थ्री मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर, फॉरेन मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर MGT3, एनुअल रिटर्न। इसके अलावा गाइस तुम्हारा एनुअल रिटर्न का MGT7 होता है। मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, रजिस्टर ऑफ पोस्टल बैलेट, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी, कॉस्ट अकाउंट 148 के हिसाब से, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सेक्शन 186। इसके अलावा रिन्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट SS2, इक्विटी स्वेट इक्विटी शेयर SS3, और इंस्पेक्शन रजिस्टर एंड रिटर्न। इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? रजिस्टर रिटर्न आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। मेंबर कर सकता है, डिबेंचर होल्डर कर सकता है, अदर सिक्योरिटी होल्डर कर सकता है, अपॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी। लेकिन एक बात याद रखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंबर को अलाउ नहीं है ना, डिबेंचर होल्डर को अलाउ नहीं है। तो ये बहुत ही जनरल कंसेप्ट दिया है, इसलिए इन्होंने कभी इस पर क्वेश्चन भी नहीं पूछे, लेकिन आपके सिलेबस में है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बाहर वालों को करना है तो अपॉन पेमेंट ऑफ फीस। ICSI ने कुछ बोला है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो CS सेक्रेटरी स्टैंडर्ड SS4 जो रजिस्टर और रिकॉर्ड के बारे में कुछ प्रिंसिपल आपको रिकमेंड करता है, ठीक है। और ये वॉलेंटरी आज के डेट में फॉलो करना है कि नहीं करना है। मिनट्स, बेटा जब भी कंपनी में बोर्ड मीटिंग हो जाए, जनरल मीटिंग हो जाए, कमेटी मीटिंग हो जाए, या पोस्टल बैलेट से घर बैठ के रिजोल्यूशन पास किया हुआ है, आपको इसके बनाने पड़ते हैं मिनट्स। सर मिनट्स कितने दिन में बनाएंगे? 30 डेज के अंदर। और इसमें क्या होता है? समरी ऑफ द मीटिंग, कि तुम्हारे मीटिंग में क्या क्या हुआ, इसका एक फेयर समरी होता है, ठीक है। अब सर इस मिनट्स को हम लोग करेंगे साइन। साइन कौन करेगा? कौन सी मीटिंग है? बोर्ड मीटिंग है या जनरल मीटिंग है? अब देखो बोर्ड मीटिंग तो हर तीसरे महीने में आएगी ना, तो बोले चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड मीटिंग और चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग बन जाने 30 दिन में चाहिए, भले ही साइन इसका 3 महीने के बाद हो रहा है, दूसरे बोर्ड मीटिंग में हो रहा है, चलेगा उस चेयरमैन से। और जनरल मीटिंग बेटा अगर इस साल हुई, शायद सीधा अगले साल आएगी, तो बोलते चेयरमैन ऑफ दैट जनरल मीटिंग। और अगर वो साइन नहीं कर सकता, वो इंडिया के बाहर चले गया, उसका डेथ हो गया, वॉट एवर द रीजन, एनी अदर पर्सन अथोराइज, मतलब बोर्ड एनी अदर डायरेक्टर जिसको अथोराइज किया है किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। तो सुनना, बोर्ड मीटिंग के मिनट जो होते हैं वो बनते तो 30 दिन में है, लेकिन साइनिंग बाद में भी हो सकती। जनरल मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो बेटा बनते भी 30 दिन में है और साइन भी 30 दिन में होते हैं। यहाँ पर साइनिंग के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो बोर्ड मीटिंग है ना, इसके मिनट्स में 3 बातें एक्स्ट्रा होती है। क्या? कितने डायरेक्टर ने अटेंड किया बताना पड़ेगा। अच्छा, किसने वोट अगेंस्ट में डाला है? किसने वोट अगेंस्ट में? क्यों? फेवर वाले डायरेक्टर का नहीं, कल जाके कुछ लाइबिलिटी आया तो ये डायरेक्टर तो खिलाफ था पहले से, इसको लाइबल मत ठहराओ, ठीक है। और चेयरमैन जो होता है ना, चेयरमैन के पास एक पावर है। क्या पावर है? चेयरमैन चाहे तो कोई मैटर उसको लग रहा है डिफेमेटरी है,
हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है या इररिलेवेंट है, इन दैट केस वो क्या कर देगा, इन चीज़ों को हटा सकता है। इसके अलावा किसी और चीज़ को, मतलब मैंने बोला मेरे मिनट्स के अंदर चाय में नमक आ गई थी शक्कर की जगह पे, हट तेरी माँ का, निकाल बोले वाला बात, समझ में आ रहा है। ऐसा सब कुछ कौन कर सकता है, चेयरमैन कर सकता है। सर मिनट्स इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, तो बोल सकते हैं इंस्पेक्शन मिनट्स आर केप एट अ रजिस्टर ऑफिस प्रोबेबली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कोई भी मेंबर चाहे तो इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। अच्छा, बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्ट कर सकते हो, कम से कम 2 घंटा दिन का बिजनेस आवर्स होना चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं आर्टिकल में। कॉपी ऑफ इंस्पेक्शन अगर आपको चाहिए तो 7 दिन में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। एडिशनल बेटा बोर्ड मीटिंग और मिनट्स जो होते हैं ये जनरली शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर नेम ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट, कौन डिसेंटिंग था, ये सब बताते हैं। और लीगल इफेक्ट, ये एक एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस बोलकर काम करते हैं कि मीटिंग प्रॉपर तरीके से हुई थी, ये समझ में आया। तो यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर हो गया खत्म पूरा का पूरा। सर प्लीज़ प्लीज़ सर CSR, सर CSR एक बार बता दो, क्या बोलते हैं, इस वाली लेक्चर में बताओ या अगले वाले लेक्चर में बताओ। अगले वाले लेक्चर में CSR अलग से रिकॉर्ड करूंगा, 10-15 मिनट का सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और साथ में वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की CSR की गाइडलाइन है ना, वो भी बता दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर गाइस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना।